दोस्तों एक बार पुनः आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका का अंतिम भाग है ये, और ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है। इसके पहले हम लोग शुरू से लेकर के लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर जितने भी हमने यूट्यूब पे कराए हैं, आप प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को पहले देख लीजिए और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए, है ना। और इस वीडियो का जो PDF होगा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये वीडियो जितने भी आप भारत के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस 1 बजे के सेशन में जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अपने बिल्कुल से सब काम को बंद कर दीजिए, और आपको टेस्ट को लगाना है और जो क्वेश्चन आएगा सामने उसका जवाब भी देना है, ठीक है। जो भी नया कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ उसको आपको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे कोई भी आईडी हो आपको कैरियर से रिलेटेड तो मैं वहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक। तो चलते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है आपके सामने ये है कि डोंट से प्रूव इट। मतलब आपको कहना नहीं है, आपको किसी से कहना नहीं है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ या मैं एक कर लूँगा, ठीक है। आपको करके दिखाना है। आदमी देखिए 3 तरह से होते हैं, एक तो केवल कहते हैं, दूसरे केवल करते हैं, और जो तीसरे टाइप्स के जो आदमी होते हैं वो कहते भी हैं करते भी हैं। तो जो आज के सिनारियो में जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा है, लगभग मोस्टली आपको हमेशा साइलेंट मोड में रहना है। आपको कहना किसी से नहीं है। आप जिस मिशन को लेके अपने जीवन को आगे लेके चल रहे हैं, अपने दिमाग में जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़िए। पूरी एनर्जी आप उस लक्ष्य पे बिल्कुल थोप दीजिए। फिर आपको प्रूव करके दिखाना है ना। थोड़ी सी एक खामोशी है, फिर एक नया दौर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था, मेरा तो दौर आएगा, ठीक है। थोड़ी सी खामोशी है, आप चुपचाप पढ़ लीजिए, उसके बाद देखना आपकी नेक्स्ट ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको कहना नहीं है, प्रूव करके दिखाना है मेरे दोस्त। तो प्लीज़ 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 आप सबसे मत कहा कीजिए कि नहीं मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं इस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा 1 नंबर से पीछे है, 2 नंबर से पीछे है। सब लोग आपका एंजॉय लेंगे, ठीक है। आप केवल अपने फोकस करिए और केवल करने फोकस करिए, ठीक है। और अब यदि हतोत्साहित हो जा रहे हैं तो एक बात कबीरदास जी का वो जो दोहा याद रखना, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। बस आप लगे रहिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं अब। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका सवाल का जवाब दीजिए। और आप ये भी बताइए कि जो लोकसभा है और राज्यसभा, इनमें राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? जल्दी बताइए, है ना, जल्दी बताइए आप। बिल्कुल सही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 1/3, ठीक है। सभी का आंसर आ रहा है। और लोकसभा में जो राष्ट्रपति जो जितने सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा में उनकी संख्या कितनी होती है? 2, और राज्यसभा में कितनी होती है? 12। तो टोटल हम कह दें तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। ये प्रश्न SSC में आ चुका है अब तक। आज टच पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा। 1/10 की बात करें तो जो 1/10 है, किसी भी संसद की सत्र को कार्यवाही शुरू करने के लिए जो आवश्यक गण पूर्ति होती है, कम से कम 1/10 होनी चाहिए। इसका मतलब कि यदि 200 संसद में सदस्य हैं, 200 सदन के सदस्य हैं, 200 में 200 का 1/10 मतलब 20 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है किसी भी सत्र की कार्यवाही के लिए। किसी भी सत्र की कार्यवाही के लिए 20 सदस्यों की उपस्थिति अति आवश्यक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये भी प्रश्न में आ चुका है कि SSC में आया है कि आवश्यक गण पूर्ति या कोरम पूर्ति सदन की कार्यवाही के लिए कितने की आवश्यकता होती है? तो आपका जवाब होगा कुल सदस्यों का 1/10। और राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को चुना जाता है विधानसभा द्वारा? 1/3, ठीक है। और आप एक सवाल कमेंट बॉक्स में छापो कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को चुनता है? जल्दी छापो का सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये इन सबका जवाब तुरंत दो।
ठीक है। एसएससी रेलवे में अब तक के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं इस टॉपिक से, या अब तक में हम लोग वन लीनियर फॉर्मेट में भी आंसर को देखेंगे, ठीक है। बताइए, पहला सवाल है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ये भी बताइए आप। साथ ही साथ में बताइए आप कि नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है। एक सवाल मैंने इसमें ऐड कर दिया कि नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है, ये भी आप बताओ। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व किस भाग में है, ये भी आप बताओ। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या है, ये भी आप बताइए। जल्दी कीजिए, कम ऑन जल्दी। तो शुरू करते हैं इसका। तो जो राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन होता है? सीएम। जो मुख्यमंत्री होता है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। शब्द पे गौर दो ना मेरे लाल, वास्तविक प्रमुख पेपर में घुमा देगा। यदि यहीं पर कह देगा केवल प्रमुख तो आप क्या कहोगे? संवैधानिक प्रमुख कह दिया, क्या लगाओगे आंसर आप लगाओगे गवर्नर, मतलब राज्यपाल, ठीक है। याद रखना, वास्तविक लिख के आया है तो समझना कि सीएम की बात कर रहा है वो। यदि आ गया केवल प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल या गवर्नर। क्या नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? तो भी गवर्नर। और एक बात और याद, सवाल पूछा गया है कि राज्य के सभी कार्य किसके नाम पर माने जाएंगे? आपका जवाब होगा राज्यपाल, ठीक है। जैसे आपके घर में दादाजी हैं, पापा हैं, आप हो, ठीक है। तो आपके घर में जितने भी कार्ड आते होंगे किसके नाम से आते होंगे? दादाजी के नाम से। लेकिन सब काम कौन करता है? पिताजी करते हैं, ठीक है। दादाजी बहुत बूढ़े हो गए तो बुजुर्ग हो चुके हैं, तो पूरा काम तो उन्हीं के नाम से होगा। लेकिन जो एक्चुअली में जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? पापा करेंगे। तो यही बस ऐसे समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है? तो आपका जवाब होगा सर 165। 165 में क्या है? महाधिवक्ता। राज्य के नीति निर्देशक के तत्व किस भाग में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाग 4 में है। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ये भी प्रश्न आप याद रखना। भारतीय संविधान के भाग 44 में क्या है? एक समान सिविल संहिता। क्या है? एक समान सिविल संहिता। और एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। आगे चलें। विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आज टच पेन काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। कितनी हो सकती है? संबंधित विधान सभा का आधा हिस्सा, जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में आप ये बताओ कि जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? जो मंत्री हैं, चाहे वो राज्य के मंत्री हों चाहे वो केंद्र के मंत्री हों, है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल हो चाहे राज्य के मंत्रिमंडल हो, इन सब में उनकी संख्या कितनी हो सकती है? कितने % होती है? जल्दी कमेंट बॉक्स में छापो। एसएससी सीजीएल में आ चुका है प्रश्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, संबंधित विधानसभा का आधा हिस्सा, गलत, ऐसा नहीं है। संबंधित विधानसभा का 1/3 हिस्सा, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जिनका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ है वो अपने पीठ को थपथपा लें, वो बिल्कुल सही है। संबंधित विधानसभा का 1/4 हिस्सा, ऐसा नहीं है। जो विधानसभा होती है, जो विधानसभा होती है उसमें अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 500। अधिकतम कितने सदस्य रह सकते हैं? 500 पूछा गया है पेपर में, कल हमने करवाया था, ठीक है। यहाँ पे याद रखना 15%। कितने %? 15%। ये भी प्रश्न में आ चुका है कि जो कैबिनेट में कुल कितने मंत्रियों की संख्या हो सकती है? तो आपका जवाब होगा सर 15% मंत्री रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो ये सवाल बताओ अब। एसएससी रेलवे जेईई में पूछे गए अब तक के प्रश्न। चलिए बताइए इसका आंसर। मैं इसलिए लिख के लाया हूं ना क्योंकि आप, जब मैं बोलता हूं तो आप क्वेश्चन सही से सुन नहीं पाते हो, कमेंट बॉक्स में करना होता है, इसलिए मैं लिख के लाया हूं ताकि आप समझ पाओ कि ये प्रश्न आए हुए हैं, इनको छोड़ना नहीं है। और आपको बता दूं कि जल्द ही हम लोग शाम को 6 बजे हम लोग ज्योग्राफी का बैच शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और 9 बजे साइंस का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं, थोड़ा आप लोग भी हेल्प करना। तो टाइम टू टाइम हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल लॉन्च होगा। भारतीय संविधान है ना, यहाँ पर रहेगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? जल्दी करो, जितने लोग भी जुड़े हैं जल्दी कीजिए आंसर। तो इसका जवाब होगा सर ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय। कौन सा? सामाजिक,
आर्थिक राजनीतिक। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है, 3 प्रकार के न्याय। और भारतीय संविधान में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका जवाब होगा सर 50 में। ये राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत में भाग 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है। क्यों? क्योंकि जो न्यायपालिका का जो व्यवस्था है वो अमेरिका से लिया गया है, और भारतीय संविधान में कहा गया है कि हमारे भारत की जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होगी। ठीक है, उसमें कार्यपालिका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। यही लगे हाथ बता दो कि अनुच्छेद 51 में क्या है, जल्दी बताओ। तो अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ये भी किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक के तत्व के अंतर्गत आता है। और राज्य के नीति निर्देशक के तत्व को क्या कहते हैं हम? डीपीएसपी। कौन से भाग में है? भाग 4 में। विधि के समक्ष समता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका क्या आंसर होगा? 14। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग अनुच्छेद 15 में क्या है जरा बताइए। अनुच्छेद 15 में है कि किसी को भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके जाति, उसके भाषा, उसके लिंग, उसके रंग, उसके क्षेत्र, इन सब आधारों पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान में से कहां से लिया गया है? तो वित्तीय आपातकाल जो होता है, पहली बात तो संविधान के भाग किस में है? अनुच्छेद 360 में है। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। लेकिन केवल राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया जाएगा तब वो जर्मनी से लिया गया है। ये बात आप याद रखना, इसलिए मैंने इस सवाल को डाल दिया है। ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल अमेरिका, केवल आपातकाल बोला जाएगा तो वो भी कहां से? जर्मनी से लिया गया है। ठीक, आगे चलिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? आप साथ ही साथ में ये बता दो जरा हमें आज, ठीक है, कि अनुच्छेद 85 में क्या है। और एक और बता देना कि अनुच्छेद 85 के साथ बताना हमें कि अनुच्छेद 79, 80, 81 में क्या है। जल्दी से इसको भी टाइप कर देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि अनुच्छेद 167 में भारतीय संविधान के में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 123 में क्या है जरा सोचो। 123 में क्या है? 123 में है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगने प्रतीत होने लगे कि राज्य में हमें संवैधानिक तंत्र विफलता की तरफ बढ़ रहा है, या फिर राज्य में अशांति व्यवस्था हो रही है, शासन व्यवस्था सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। और अध्यादेश संविधान के भाग अनुच्छेद 123 में वर्णित है। 153 में क्या कहा गया है? 153 में याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ क्योंकि टच पेन खराब हो गया है। तो 153 में क्या है कि जो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख अंग होगा, जो राज्य हो, राज्य के राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि वह राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा। आई होप फंडा क्लियर हुआ। ठीक है, 165 में क्या है? ये महाधिवक्ता। 165 में क्या है? महाधिवक्ता। और इसके महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता होता है 165 के अंतर्गत, और केंद्र में महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद 76 में, जिसे हम क्या कहते हैं? महान्यायवादी। क्या कहते हैं इसे? महान्यायवादी। ठीक है, 85 में क्या है? 85 में है लोकसभा का विघटन। ये सारे प्रश्न आ गए हैं एसएससी में, ठीक है ना। लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 में। 69 में, 79 में क्या है? संसद। 80 में लोकसभा। 81 में राज्यसभा। क्लियर, आगे चलें। चलो इन प्रश्न का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या है? अब भारतीय संविधान 338A में क्या है? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में करो, कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए मैं बताता हूं। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? ये रूस से लिए गए हैं। कहां से? रशिया से, रूस से लिए गए हैं। ये कौन से में है? ये है 4 क में।
और अनुच्छेद बोले तो अनुच्छेद पूछेगा तो 51A। ठीक है, भारतीय संविधान में 280 में क्या है, 280 में क्या है, वित्तीय प्रावधान है ना, वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग क्या है हमारे पास, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के 338A में क्या है, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित SC/ST के लिए प्रावधान किसमें किया गया है, 338A में। SC/ST से संबंधित जो उल्लेख है किसमें मिलता है, 338A में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या है, जरा आप ये बताओ कि राष्ट्रपति के लिए, है ना, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए बताओ, राष्ट्रपति के लिए, लोकसभा के लिए बताओ, राज्यसभा के लिए बताओ। और साथ ही साथ में ये सारे सवाल पेपर में आ चुके हैं, विधानसभा और विधान परिषद, इन सब के लिए बताओ कि कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा इन सब के लिए जो मिनिमम आयु होनी चाहिए कम से कम, वो होनी चाहिए कितनी, 25 वर्ष पूछा गया है प्रश्न में। और राज्यसभा और विधानसभा के लिए सदस्यों के जो मिनिमम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है ना। ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, 21 वर्ष। आई होप ये सब क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जल्दी बताइए। विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। साथ ही साथ में आप ये बताओ कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं और मध्य प्रदेश में कितनी हैं, जल्दी बताओ। और साथ ही साथ में राजस्थान भी बता दो और गुजरात भी, इतना बताओ आप। बिहार भी बता दो आप, जल्दी करो, याद करो तब तो मानेंगे ना कि आप याद करके आए हो टेस्ट देने। ऐसे एक सवाल टिक करके आगे बढ़ जाओगे तो नहीं मजा आएगा ना। सब लिंक कर लीजिए। तो विधान परिषद में सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है कितना, है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास 1/6। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग कौन मनोनीत करता है, राज्यपाल करता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, कहाँ पे, राज्यसभा में, है ना। और लोकसभा में कितने करता है, 2 करता है। अब बताएं हम उत्तर प्रदेश की लोकसभा राज्यसभा की सीटें, तो लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की 31। मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की 11। राजस्थान की बात करें तो 25-10, लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की सीटें 10। बिहार की बात करें तो 40-16। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। आज आई होप कि आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही, क्योंकि टच पेन बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया आज। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए किस तरह से। विधान परिषद की सदस्यता, देखो विधान परिषद बोला है, विधान परिषद, विधानसभा, क्या क्या, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो विधान परिषद की बात की है, परिषद तो परिषद में कितना होगा, 30 साल। विधानसभा होता तो कितना हो जाता हमारे पास, 25 साल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप सबको इसका आंसर पता होगा। तो आप एक सवाल और आप बताओ कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, जल्दी बताओ। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, बिल्कुल सही, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। कहाँ से कहाँ तक है, ये है 12 से लेके कहाँ तक, 35 तक, बिल्कुल सही। सबको याद हो गया अब तो। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद का गठन, चलो जल्दी करो। आप साथ ही साथ में अब बताओ कुछ सवाल।
हालांकि क्वेश्चन काफ़ी है। ये जितने सारे देख रहे हो अनुच्छेद ना, ये सभी अनुच्छेद पेपर में आ चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, चिंता मत करना, ऐसा सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसलिए ज़रूरी है। सॉल्व कीजिए। आई होप इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास अनुच्छेद नंबर 169। अब 167 में क्या है, जो सीएम है ना, सीएम मुख्यमंत्री, इनके जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी, इनके जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 167 में। आपको पता होगा कि नहीं, डीपीएसपी, अनुच्छेद 37 को देखो, डीपीएसपी जानते हैं आप, बिल्कुल जानते हैं सर, ये अनुच्छेद 4 में, अरे भाग 4 में है। उसमें 37 में कहा गया है कि यदि राजनीति के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर पाता तो न्यायालय में ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय इसे लागू नहीं करवा सकता। मतलब डीपीएसपी में कोई भी ऐसा कोई तत्व जो कि राज्य सरकार लागू नहीं करवा पा रही है, तो आप इसको न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि न्यायालय में साफ साफ लिख दिया कि भाई ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि उसमें लिखा है 48 को देखें, कृषि संगठन, अनुच्छेद 48 में क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, उसमें है कृषि संगठन एवं पशुपालन, दुधारू पशुओं का वध निषेध। 48A में कहा गया है कि आप वन्य जीव संरक्षण, जीवों पर दया करना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कोई व्यक्ति है जो जीवों पर दया नहीं कर रहा है या दुधारू पशुओं का वध कर रहा है, फिर किसी पशु का वध कर रहा है, इसको लेकर आप यदि कोर्ट में आप जाते हो तो अनुच्छेद 37 के तहत आपकी याचिका खारिज कर दी जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 40 में क्या है, जल्दी बताओ, ये भी पूछा जा चुका है प्रश्न, कई बार हमने डीपीएसपी में पढ़ा रखा है। ग्राम पंचायत का गठन, उसमें कहा गया है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कि राज्य ग्राम पंचायत का गठन कर उनका सशक्तिकरण करे, ठीक है। ये शासन की तीसरे स्तर की सरकार होती है। अरे यार, अब इसी सवाल एक याद आया ध्यान में, जरा बताओ आप कि बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मैं बीआरएम लिख रहा, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने कितने स्तर की सरकारों की बात की थी, जल्दी बताओ आप जरा। तो बलवंत राय मेहता समिति का ये रिपोर्ट कब आई थी, कब पारित हुआ था, और कितने स्तर की सरकार थी, जल्दी बताइए। तो पंचायती राज संबंध में बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बलवंत राय मेहता समिति में तीन स्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई थी, 3 स्तरीय, ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र के लिए ब्लॉक और जिला के लिए जिला परिषद। तो 3 स्तरीय सरकार की बात स्थानीय शासन में कौन किया था, बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत आई थी। क्लियर हुआ, ठीक है। जरा आप ये बताओ, ये सभी हो गए, चलिए आगे चलते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, जल्दी बताओ। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, और साथ ही साथ में एक बताओ कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी, है ना, चिपको आंदोलन की शुरुआत, जल्दी बताओ, राइटिंग मत जाना। चिपको आंदोलन, मैं मुंह से बोल रहा हूं, इस पर फोकस करना। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी, और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, और चिपको आंदोलन का जो श्रेय है वो किसको जाता है, जल्दी बताइए, और इस सवाल का भी जवाब दीजिए जल्दी। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 76 में है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वृक्ष से संबंधित है, वृक्ष बचाओ से संबंधित है ना। एक नेता का आपने नाम सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, सुने हो क्या, और ये कहां पे शुरू हुआ था, उत्तराखंड, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद याद कर लो ताकि कुछ भूले ना। अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होगा वो केंद्र की कार्यपालिका का या संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा।
अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीति एकल संक्रमणी वोट पद्धति, ठीक है। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति का अपने पद पर बने रहना। अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, किस आधार पर, यदि वो संविधान पर अतिक्रमण करता है तो इस आधार पर उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। ये भी प्रश्न में आया है, किस आधार पे, तो संविधान पे अतिक्रमण। कहाँ लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा, कहीं भी महाभियोग लाया जा सकता है। और महाभियोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। 72 के तहत, याद करो चिंटू मर्डर कर दिया था, तो 72 के तहत क्षमादान की प्रकृति, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति है जिसके तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमा कर सकता है, यहाँ तक कि प्राणदंड, जिसको फांसी की सजा हुई हो उसे भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। आई होप क्लियर हुआ इतना, आगे चले। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सही है। राज्यपाल की नियुक्ति, बताओ। नियुक्ति मतलब राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है ना, नियुक्ति दे दे या फिर आपको एलिजिबिलिटी दे दे, योग्यता है ना। 153 में क्या है, 153 में है राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल क्या होगा, राज्य के कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख। कौन होगा, राज्यपाल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 157 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो 2 योग्यता मानी गई है। पहली योग्यता क्या होगी, पहली योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो, क्या हो, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता कि उसकी उम्र 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, वो 35 वर्ष क्या कर चुका हो, पूरा कर चुका हो, तो वो राज्य का है ना। 2 योग्यता इंपॉर्टेंट है, कुछ और भी है जो मांगी गई हो लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। 163 में क्या है बताओ, 163 में है कि राज्यपाल अपनी सलाह के लिए या राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, है ना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा 153 के तहत। और 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, मंत्री परिषद की, ठीक है। मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पर और भी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा 164 के अंतर्गत। और राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री होगा, है ना, जो बहुत सभी मंत्रियों का प्रधान होगा, जिसे मुख्यमंत्री आप कहोगे। 153 में कहा गया है ये। राज्य के राजमार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, राज्य के राजमार्ग का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से, राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट पार्टियां, अलग अलग राज्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलग अलग राज्य, ठीक है ना। अलग अलग राज्य के द्वारा राज्य निर्माण का कार्य किया जाता है। आपने सुना होगा PWD, सुने हो क्या है? इसका फुल फॉर्म जरा कमेंट बॉक्स में बताओ तो PWD का। आगे चलते हैं। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, दिल्ली विधानसभा में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी कीजिए। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। जरा कुछ और यार बताओ आप कि अरुणाचल प्रदेश, पहले सिक्किम से शुरुआत करो, सिक्किम, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और बीच में क्या, असम। इन सब में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जल्दी बताओ। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, नाग के बाद तुरंत मणि आएगा, ठीक है ना, मिजोरम नहीं आएगा। नाग जहां रहेगा मणि वहीं, इच्छाधारी नाग है ना भैया, तो मणि तो आएगा ही आएगा। चिंटू पकड़ लिया था एक बार इच्छाधारी नाग, है ना, फिर छोड़ दिया, हमने कहा जाने दो चिंटू, बहुत मतलब। तो नाग के बाद हमेशा क्या आएगा, मणि आएगा, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर और
असम। इन सब में लोकसभा राज्यसभा की सीटें जल्दी बताओ, मैंने बता रखा है। और इसे कहते क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं, पूर्वोत्तर की 7 बहिनियां कहते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 70। दिल्ली विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 70। 552 किस में है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। 500 किस में है, विधान सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 500। 250 किस में है, ये तो सर राज्यसभा में है। वेरी गुड, हो गया। चलो अब यहाँ याद कर लो, 1-1 सिक्किम में लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1। अरुणाचल प्रदेश 2-1 लोकसभा की सीटें, अरुणाचल प्रदेश में 2, राज्यसभा की सीटें 1। नागालैंड 1-1 राज्यसभा की सीटें 1, लोकसभा की सीटें 1। मणिपुर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1। देखो 1-1 2-1 1-1 2-1, तो अगला क्या आएगा भाई, 1-1 आएगा। मिजोरम में कितना हो जाएगा, लोकसभा की सीटें 1, राज्यसभा की सीटें 1। त्रिपुरा में कितना, 2-1 लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1। मेघालय में 2-1, यहाँ पे देखो 2-1 2-1 कंटिन्यू रहेगा लास्ट में, ठीक है। लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1। असम में कितना है, असम में 7-1 7-2, जल्दी बताओ असम में कितना है, 7-2 1 7-3 है, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट बॉक्स में, लगता है मैं भूल रहा हूं। 7-2 है, ठीक है, 7-2 लोकसभा की सीटें 7, राज्यसभा की सीटें 2। आई होप यहां तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। आगे चलें, इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद है, जल्दी बताओ। देखो क्या है ना कि हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होते, किसी राज्य में विधान परिषद होते हैं, किसमें नहीं होते। जैसे बात करें हम तेलंगाना, तेलंगाना में क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश, यहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद में है, परिषद भी है। बिहार विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक है। महाराष्ट्र विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, ठीक है। तो कुछ राज्य होते हैं, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी क्या होता है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, इन सब में नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। चलिए आगे चलें, इसको याद कर लेना, ठीक है, जो मैं अभी बताया हूं इस पे। ये देखो सवाल, तो ये हमारा सबसे आखिरी सवाल है यहाँ पे। चलिए बताइए इसको, यहाँ पे होगा विधान परिषद। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जल्दी बताओ, बहुत प्यारा सवाल है ये। विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, इसका जवाब दो जल्दी। 356 में क्या है, तो इसका क्या जवाब होगा, 1/6। 356 में क्या है, 356 में क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अरे एक ही फ्लो में याद रखो, 352 क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल, है ना। और ये किस भाग में है, ये भाग में किस में है, और चलो आगे आगे सवाल है ये। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में है नागरिकता। क्या है, नागरिकता मतलब हम यहाँ लिख दिए। भाग कितने से कितने तक, 5 से 11 नागरिकता, ठीक है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग। क्या है, निर्वाचन आयोग, ठीक है। भाग 18 में क्या है, आपातकाल उपबंध। क्या है, आपातकाल उपबंध। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। कौन सा अनुच्छेद, 368। भाग 6 में क्या है, बोलो, भाग 6 में है राज्य। आई होप क्लियर हुआ मेरे दोस्त, आई होप। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, ठीक है। आप लोग अंत तक बने रहे, आपके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और इसी तरह से आप वीडियो के साथ पूरे अंत तक बने रहा कीजिए। जो भी क्वेश्चन आता है आप मेरे साथ इंटरेक्ट किया कीजिए, ताकि ये पता चल पाए कि आपके दिमाग में कितनी चीज़ें याद हुई हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है ना, और विधायिका दोनों समाप्त होता है ना। कल से हम लोग न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना कमेंट, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आप जरूर दिया कीजिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं पसंद आता बेशक डिसलाइक करो यार, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।